सुबह वो दर्द से चूर होते वॉशरूम में गई थी और शावर खोलते उसके नीचे बैठकर बेतहाशा रोई थी। कभी बालों को नोचती और कभी अपना चेहरा। कुछ ही देर में वॉशरूम का दरवाज़ा बुरी तरह से खटखटाया गया तो वो हड़बड़ा कर उठ खड़ी हुई। टूटे जिस्म के साथ वो कपड़े बदलती बाहर निकली तो साथ माथे पर बल डाले सामने खड़ा था। क्या कर रही थी इतनी देर से? ऑफिस जाना है मुझे, हटो पीछे। उसका बाजू खींचते उसे झटके से वो एक तरफ कर गया और कपड़े थामे वॉशरूम में बंद हुआ। जबकि अपने बाजू की तकलीफ पर वो बिलबिला उठी। वो ऑफिस जा चुका था, जबकि कितनी ही देर वो भूखी प्यासी अपने कमरे में बैठी अपनी ज़िंदगी पर मातम करती रोती रही। पूरा दिन गुजर गया था लेकिन उसने कुछ नहीं खाया था। जब वो घर वापस आया, घर में अंदर आते देखा तो उसकी माँ के कमरे से आवाज़ें आ रही थी। जबकि दूसरी तरफ नज़र उठाई तो उसके कमरे का दरवाज़ा बंद था। वो भागा हुआ माँ के कमरे में गया तो वो चीख चीख कर बेहाल हो चुकी थी। क्या हो गया अम्मा? वो परेशान सा उनके पास आकर बैठा तो वो बेहाल सी उसके सीने से लग गई। हाय, तेरी बीवी ने सुबह से मुझे खाने को पूछा तक नहीं, ना पानी को पूछा। इससे अच्छा तो वो मुलाजमा लगे रहने देता। तू कम से कम मैं खा पी तो लिया करती थी, लेकिन वो कल मुही तो सुबह से मेरे कमरे में झांक कर भी ना गई। भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा है। ना मैंने दवाई खाई और ना मैंने सुबह से पानी पिया। आसिया बेगम रोते हुए बोली जब वो जल्दी से उठते ग्लास में पानी भरता उनके मुंह से लगा गया। उन्हें तरीके से लिटाते वो सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। धाड़ से दरवाज़ा खोलते उसकी नज़र सामने पड़ी जहाँ वो तकिए में मुंह दिए शायद रोते रोते सो गई थी। पानी का जग उठाते साथ ने उसके मुंह पर पानी फेंका तो वो झटपटा कर बिस्तर से उठी। सामने साथ को गुस्से में खड़े देख उसके ओसान खता हुए। जब साथ ने एक झटके से उसे बिस्तर से खड़ा किया और मुंह पर सन्नाटेदार थप्पड़ मारा। क्या आराम करवाने के लिए लाया हूँ मैं तुझे यहाँ महारानी, जो तू यहाँ बिस्तर पर पड़ी थी? इस घर को संभालना है तुझे ना? तो मेरी माँ को जाकर देखा। इस घर को संभालना है ना तुझे? न तूने मेरी माँ को जाकर देखा जो भूख प्यास से बेहाल पड़ी है और तू यहाँ पड़ी सो रही है। इस घर को संभालना था ना तुझे? न तूने मेरी माँ को जाकर देखा जो भूख प्यास से बेहाल पड़ी है और तू यहाँ बिस्तर पर पड़ी सो रही थी। साद ने उसे कई थप्पड़ मारे कि वो बिस्तर पर रोती चीखती ढह सी गई। लेकिन उस जालिम को तरस नहीं आया था। हाँ, हमारी तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ, हमें माफ़ कर दें आप। वो हाथ जोड़ते बोली तो साद ने अपना बेल्ट निकालते उसे बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया। उसका दिमाग पूरी तरह से खोल चुका था। जबकि वो ज़मीन पर पड़ी निढाल सी चीखती चिल्लाती रही, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला ना था। अपना गुस्सा उस पर उतारते वो थक हार कर बेल्ट वहीं फेंकते वहाँ से वॉशरूम में बंद हो गया। जबकि वो जिसकी पूछ खून से रंग गई थी, कपड़े फट चुके थे, निढाल सी ज़मीन पर पड़ी रही। कुछ ही देर बाद वो बाहर आया तो सामने नजर गई जहाँ वो अभी तक ज़मीन पर पड़ी थी। तुम अभी तक यहीं पड़ी हो? खड़ी हो, खाना बनाओ जाकर, जल्दी करो। वो चीखा तो हाला जख्मों से चूर बदन लेकर उठी। कपड़े लेते वो वॉशरूम में बंद हो गई। जबकि आंखों के सामने बार बार अंधेरा छा रहा था, लेकिन वो हिम्मत करती उठकर वॉशरूम में कदम रख गई। जब उसे पीछे से साथ की आवाज़ आई, 2 मिनट में आना बाहर। 2 मिनट में आओ बाहर। अगर बाथरूम में जाकर रोना धोना करके टाइम वेस्ट किया तो वहीं कब्र बना दूंगा मैं तुम्हारी। साथ के वार्न करने पर वो वॉशरूम में बंद हुई और रोते रोते तकलीफ के साथ कपड़े बदलते थोड़ी ही देर में बाहर आ गई थी। फिर कदम किचन की तरफ बढ़ा गई। खाना बनाना उसे आता नहीं था। उसने तो कभी नहीं बनाया था अपने घर में। अब वो क्या करती? उसे सोच सोच कर रोना आने लगा। अंदर से दिल कांप रहा था, लेकिन कुछ तो बनाना ही था। जल्दी जल्दी वो अपनी माँ की तरकीब सेहन पर जोर डालती याद करने लगी। जब एक बार उन्होंने उसे बता बता कर कढ़ाई बनवाई थी, लेकिन सुबह से उसे कुछ याद भी तो नहीं आ रहा था। आंसू साफ करते जल्दी जल्दी चिकन निकालते वो कढ़ाई बनाने लगी। थोड़ी देर बाद साथ बाहर आया तो वो किचन में काम करती नजर आई। क्या हुआ, खाना नहीं बना अब तक? साथ माथे पर बल सजाते बोला तो वो डरते हुए 2 कदम पीछे। जी जी जी, बन गया, बस रोटी बनानी है अब। वो डरते डरते बोली तो साद ने सर इस बात में हिलाया। जल्दी जल्दी रोटियां बनाओ, मैं अम्मा को बाहर लेकर आता हूँ। साद बोलता अंदर जा चुका था, जबकि रोटी बनाना हाला को आती थी, इसलिए जल्दी जल्दी रोटियां बनाने लगी। कुछ ही देर में वो आसिया बेगम का हाथ थामता बाहर लेकर आया और उन्हें डाइनिंग टेबल के पास लाकर चेयर पर बिठाया और खुद भी बैठ गया। जब कुछ ही देर में हाला जल्दी जल्दी खाना लगा गई। आसिया बेगम उसका चेहरा देखने लगी जहाँ जगह जगह नील के निशान थे, जबकि हाथों पर चोटें लगी थी, लेकिन फिर भी वो नज़र झुकाए उनके सामने खाना लगा रही थी। साद ने पहला निवाला मुंह में डाला तो
निवाला थूकता ग्लास में से पानी पी गया, जबकि आसिया बेगम ने उसे देखकर मुंह में निवाला रखते जायका देखा जिसमें नमक मिर्चें भर भर कर डाला गया था। वो ब्लड प्रेशर की मरीज अगर ये खाना पूरा खा लें तो यकीनन आज ही अल्लाह को प्यारी हो जाए। अरे पागल हो गई है क्या? ये क्या बना दिया तूने? नमक मिर्चें डाली हैं या जहर डाला है? अरे मारेगी क्या हमें? वो गुस्से से मुंह बनाते बोली तो वो डर कर साथ का चेहरा देखने लगी, जो अब गुस्से में एक और गिलास मुंह से लगा चुका था। हाला को लगा आज वो उसे जान से मार देगा। वो एक कदम पीछे हुई डर कर, तो साद ने उठते उसके मुंह पर थप्पड़ मारा, जिसे बर्दाश्त ना करते वो ज़मीन पर गिरी। जानबूझकर किया है ना तूने ये? बदला लेती है मुझसे, बदकिरदार लड़की, तेरी इतनी हिम्मत? साद गुस्से में चीखा तो वो रोते रोते नफ़ी में सर हिलाने लगी। अभी थोड़ी देर पहले की मार से उसका बदन टूट रहा था, अब वो मज़ीद कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। हमें खाना नहीं बनाना आता, हमने पहले कभी नहीं बनाया। हाला ने बहते आंसुओं के साथ कहा कि वो ज़मीन पर पड़ी कांप रही थी। झूठ झूठ बोलती है मुझसे, आज तुझे इतना मारूंगा कि तू कभी ये हरकत दोबारा नहीं करेगी। साद गुस्से से इधर उधर कोई चीज़ तलाश करने लगा, जब आसिया बेगम ने अपने बेटे को फिर पागलपन के दौरा पड़ते देख खुद भी घबरा गई थी। वो इस हाल में तो वो किसी की नहीं सुनता था। उन्हें लगा कि वो कहीं सामने पड़ी लड़की को आज जान से ही ना मार दे, जबकि उनके जिस्म में इतनी ताकत नहीं थी कि खुद उठकर उसे रोक सकती। बेटा साथ छोड़ दे, मैं सिखा दूंगी ना इसे खाना बनाना, तो गुस्सा मत कर। आसिया बेगम अपने बेटे को पागल होते देखकर बोली, जो स्टोर रूम से डंडा उठाकर ले आया था। हाला उसके हाथ में इतना मोटा डंडा देखकर आंखें फाड़े उसे देखने लगी। नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ हमें माफ़ कर दें। वो ज़मीन पर खिसकती पीछे होने लगी। जब वो गुस्से में कदम उठाता उसके करीब आया, आसिया बेगम उसे इतना गुस्से में देख खुद भी घबरा गई थी, बहुत ज़्यादा। जबकि हाला बाकायदा रोते रोते चीख रही थी, जब अचानक उनका दरवाज़ा किसी ने खटखटाया, जिसे सुनकर वो तीनों चौंके। साद ने गहरा सांस भरा और उसे घसीट कर कमरे में फेंक आया और खुद बाहर आया। जो खुद को ठंडा करते उसने दरवाज़ा खोला था तो सामने एक लंबा चौड़ा शख्स पुलिस की वर्दी में खड़ा था, जबकि माथे पर बल थे। वो मशकूक नज़रों से देख रहा था साद को, जबकि उसे देखकर साद की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी कि पुलिस उसके गेट पर क्या कर रही थी। आई एम सॉरी, बट मुझे आपके घर से काफ़ी चीखों पुकार की आवाज़ें आ रही थी। मैं यहाँ आपके सामने वाले फ्लैट में न्यू शिफ्ट हुआ हूँ, जरमान खान नाम है मेरा। जरमान ने अपना इंट्रोडक्शन दिया तो साद बौखलाते हुए से देखने लगा। मैं यहाँ आपके सामने ही फ्लैट में न्यू शिफ्ट हुआ हूँ, जरमान खान नाम है मेरा। जरमान ने अपना इंट्रोडक्शन दिया तो साद बौखलाते हुए उसे देखने लगा। नाइस टू मीट यू मिस्टर जरमान खान, मेरा नाम साद हक है। वो दरअसल मेरी बीवी अम्मी को अटैक पड़ते हैं वो दरअसल मेरी अम्मी को अटैक पड़ते हैं पागलपन के, तो इसलिए वो चीखती हैं। मैंने अब उन्हें हैंडल कर लिया है, परेशानी की बात नहीं है। साद ने खुद पर काबू पाते कहा तो जरमान नासमझी से उसे देखता, एक नज़र पीछे डालता सरस बात में हिला गया। जी ठीक है, अगर मेरी कोई ज़रूरत हो तो बताइएगा, खुशी होगी मुझे। जरमान ने खुश असलूबी से कहा तो साद भी बमुश्किल मुस्कुराया। जी ज़रूर। जरमान खुदा हाफिज़ कहते मुड़ गया था, जबकि उसके पीछे मुड़ते ही साद ने दरवाज़ा दोबारा बंद किया, अपने माथे से पसीना साफ किया, जबकि उसकी माँ पीछे से उसे घूर रही थी। खुद उसको पागलपन के दौरे पड़ते थे और इल्ज़ाम माँ पर लगा रहा था। साद ने जल्दी जल्दी कुछ बनाया और खुद भी खाया और अपनी माँ को भी खिलाते हुए उन्हें दवाई देता अपने कमरे में आया, जहाँ हाला एक कोने में दुबकी बैठी थी, गोद में चेहरा छुपाए बेतहाशा रो रही थी। साद के अंदर आते ही वो जल्दी से सर उठाती उसे देखने लगी, जिसका गुस्सा शायद पहले से कम हो गया था। वो उसे एक नज़र उसे देखता वो अपने कपड़े लेता वॉशरूम में बंद हुआ। थोड़ी देर में वो बाहर निकला और अलमारी से उसके कपड़े निकालते उसके मुंह पर मारे। जाओ जल्दी से फ्रेश होकर आओ, जाओ जल्दी से फ्रेश होकर आओ, उसे कहता वो बिस्तर पर ढह सा गया था। जबकि वो उसकी बात का मतलब समझती आंखें मीचते सिसकियों से रोने लगी। क्या ये उसकी ज़िंदगी थी? क्या ये उसकी ज़िंदगी थी? उसे ऐसे ही रहना था सारी ज़िंदगी? वो ये सोचते बेतहाशा रो दी। खुद को संभालते वो वॉशरूम में बंद हो गई, जबकि आज की रात उसकी फिर उसी तरह काली थी। उस शख्स ने काली कर दी थी कि पल पल उसने मरने की दुआ मांगी अपने लिए। वो इस कदर अपनी ज़िंदगी से अब मायूस हो गई थी। ऐसे ही कई दिन और कई रातें गुजर गईं, लेकिन वो शख्स ऐसे ही कभी उसकी छोटी छोटी गलतियों पर उसे बुरी तरह मारता और फिर पूरी रात अपनी कुर्बत से अजियत देता। जब वो 2 महीने ऐसे ही गुजारने के बाद एक दिन उसकी तबीयत बुरी तरह से ख़राब हुई, उल्टियाँ कर कर के उसे सुबह से शाम हो गई, जबकि आसिया बेगम उसकी हालत देखते खुशी से झूम उठी। सात को रात आते ही उन्होंने समझाया कि डॉक्टर को लेकर जाए हाला को। वो उसे डॉक्टर के लेकर गया और उसे चेकअप करवाया तो उनका शक सही साबित हुआ, लेकिन उसके जिस्म पर जगह जगह नील के निशान देखकर और उसका बेतहाशा कमज़ोर जिस्म देख डॉक्टर ने गुस्से से सात की तरफ देखा, जो हर चीज़ से बेनियाज
इस खुशी में मगन था कि वो बाप बनने वाला है। देखें मिस्टर साद, आपकी बीवी बेतहाशा कमज़ोर है और ये उनकी पहली पहली प्रेगनेंसी है जो उनके लिए काफ़ी हद तक ख़तरनाक साबित हो सकती है, लिहाजा आप इनका ख्याल रखें। अगर यही हालत रही तो इनकी जान पे बन सकती है। डॉक्टरनी ने समझाया, जो बेजारियत से उसने सरस बात में सर हिलाकर सुना था। देखो डॉक्टर, ये मेरा और मेरी बीवी का पर्सनल मैटर है। तुम्हारा जो काम है बस वही करो। दवाइयाँ दे दो जिससे मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना पहुँचे और वो सेहतमंद हो। साद ने बेनियाजी से कहा तो डॉक्टरनी को साथ बैठी उस लड़की पर बेतहाशा तरस आया जो कुछ भी नहीं बोली थी, बस साकित बैठी थी। कुछ मेडिसिन्स लिखते वो डॉक्टर उस लड़की का ख़ास ख्याल रखने की ताकीद कर गई। वो दोनों अस्पताल से घर आए। जब जैसे ही लिफ्ट रुकी तो सामने उनके जरमान खान खड़ा था जो शायद ड्यूटी पर जा रहा था। सामने साद के साथ एक लड़की को देखा जो चादर में छुपी थी। ओह अस्सलाम वालेकुम साद, कैसे हैं आप? जरमान ने मुस्कुराते सलाम किया तो साद जरमान को देखकर घबराया जबकि उसे डर था। साद हाला के मुंह पर नील के निशान न देख ले, जबकि हाला चादर में पूरी तरह छुपी साद के पीछे खड़ी थी, किसी मुर्दा वजूद की तरह। जरमान की नज़र उसके चेहरे पर पड़ी जो आधा नजर आ रहा था, जबकि होंठ के नीचे पड़ा नील का निशान देख उसके माथे पर बल पड़े थे। उसे साद बहुत ज़्यादा मशकूक लगता था। उसने फ़ौरन नज़रें झुकाईं। वालेकुम अस्सलाम इंस्पेक्टर जरमान, मैं ठीक हूँ, बस ज़रा जल्दी में हूँ, बाद में मुलाकात होती है। साद मुस्कुराकर उसे जवाब देता जल्दी जल्दी हाला का हाथ थामे अपने फ्लैट में जा बंद हुआ, जबकि जरमान ने उसकी हरकत पर माथे पर बल डाले उसे देखा। उसे उस आदमी की हरकतें पता नहीं क्यों ठीक नहीं लगती थीं, जबकि आधी आधी रात को उसके घर से चीखों पुकार की आवाज़ें भी आती थीं। उसे शक था कि वो किसी गलत काम में मुलविस ना हो, जबकि वो कभी कभी ये सोचते सर झटक दिया करता कि शायद उसकी माँ को दौरे पड़ते हैं जिसकी वजह से चीखों पुकार आती थी उस घर से। यूं ही हाला की ज़िंदगी गुजर रही थी। वो एक बेजान गुड़िया की तरह उस घर में रहती जहाँ उसकी ज़िंदगी जहन्नुम से भी बदतर हो गई थी। माँ ने घर के दरवाजे उस पर बंद कर दिए थे। हालांकि ज़िंदगी यूं ही गुजर रही थी। वो एक बेजान गुड़िया की तरह उस घर में रहती थी जहां उसकी ज़िंदगी जहन्नुम से भी बदतर हो गई थी। माँ ने घर के दरवाजे बंद कर दिए थे और उस घर के अलावा उसका कोई ठिकाना ना था। उसका शोर सारी रात उसे अजियत देता। दिन भर उस पर मार धाड़ करता, उसे बदकिरदार कहता। किस दोराहे पर आकर उसकी ज़िंदगी थम चुकी थी वो नहीं जानती थी। इस सब का जिम्मेदार वो सिर्फ एक ही शख्स को मानती थी, अलमीर सिकंदर। उसे याद करते वो साकित सी गुड़िया फिर रोने लगती थी। दिल में शायद आज भी किसी कोने में वो मोहब्बत आबाद थी जिसे उसने नफ़रत की कब्र बनाते उसमें दफना दिया था। वो खुद को एक मरा हुआ वजूद तस्वुर करती थी। अब दिन रात यहाँ उनके मजालिम सहती थी, एक नफसियाती इंसान की मार धाड़ बर्दाश्त करती। वो रोज़ मरती थी। सुना था कि पहले बेटियां बोझ होती थीं और दफना दी जाती थीं, लेकिन दफनाई तो अब भी जाती हैं, बस अंदाज अलग हो गए हैं। और उसकी माँ ने भी उसे दफना दिया था। उसे शिद्दत से अपने वजूद से नफ़रत हुई थी कि वो क्यों पैदा की गई थी। सारी ज़िंदगी नफ़रत और तज़लील बर्दाश्त की थी। क्या अब आगे भी ऐसे ही ज़िंदगी गुजारनी थी? बल्कि शायद वो इस ज़िंदगी से बेहतर ज़िंदगी थी। वहाँ अजियत तो ना थी, लेकिन यहाँ तो रोज़ उस पर जुल्म के पहाड़ टूटते थे और कोई उसकी दिलजोई करने वाला भी ना था। अब तो उसके आंसू भी सूख चुके थे। अब तो उसे रोना भी नहीं आता था। वक्त के साथ साथ उसका जिस्म भरने लगा था। वो किचन में काम करती घर समेट रही थी जब अचानक आसिया बेगम के कमरे से चीखों पुकार की आवाज़ें आने लगी। वो भागी हुई उनके कमरे में गई जहाँ उन्हें सांस नहीं आ रहा था। तड़प रही थी वो, उनका दम घुट रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो उन्हें पानी पिलाने लगी, लेकिन अचानक उनका सांस बंद होने लगा और यूं ही धीरे धीरे उनका वजूद ढीला पड़ गया। हाला को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो तो उसे फ़ोन भी नहीं देता था कि वो उसे बुला ले। वो बेतहाशा डर गई थी। उनका ढीला वजूद देख दोपहर का वक्त था। उनका ढीला वजूद देखकर दोपहर का वक्त था। साथ तो रात तक आता, तब तक वो क्या करती। वो उनकी नब्ज़ चेक करने लगी, लेकिन हर चीज़ साकित थी। उसे समझ ना आया क्या करे। जब कुछ सोचते उसने दरवाज़ा खोला और सामने वाले फ्लैट देखते उसने दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया कि शायद कोई औरत आ जाए और उसकी मदद करे। जरमान खान अपने दरवाजे को बुरी तरह पीटते देख बाहर आया। सामने नज़र पड़ी तो एक लड़की भरे भरे वजूद के साथ नीले कलर के सादा कमीज शलवार में दुपट्टा सीने पर फैलाई खड़ी थी। हाला जरमान
जरमान को देखकर डर गई। उसे समझ ना आया कि क्या करे, जबकि दिल में आसिया बेगम की लाश का खौफ भी था। वो हमारी सास की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, हमारे शोर घर पर नहीं है, हमारी मदद करें प्लीज़। आपके घर में कोई औरत है तो प्लीज़ उन्हें भेज दें, हाला ने रोते रोते कहा, जबकि जरमान तो उसके चेहरे पर जगह जगह नील और खून जमा देख चौंक गया। ये तो वही लड़की थी जो उस दिन साद के साथ थी। मेरे घर में कोई लड़की नहीं, लेकिन चलें मैं आपकी मदद कर देता हूँ। जरमान खान फ़ौरन आगे बढ़ा तो वो भी उसके पीछे अंदर गई थी। जरमान ने आसिया बेगम की नब्ज़ वगैरह चेक की तो हाला की तरफ देखते नफ़ी में सर हिलाया, जिसे देख हाला चौंकते मुंह पर हाथ रखते रोने लगी। जरमान ने डॉक्टर को फ़ोन करते घर बुलाया तो डॉक्टर ने यही कहा कि काफ़ी घंटे पहले इंतकाल कर चुकी हैं वो। हाला बेतहाशा रो रही थी, जबकि जरमान को समझ नहीं आ रहा था क्या करे। एक तो उस लड़की के पास कोई नंबर नहीं था साथ का, और ना ही उसकी साथ से कोई ऐसी ख़ास बातचीत थी कि उसके पास साथ का नंबर होता। वो आसिया बेगम की बॉडी के पास बैठी रो रही थी, जबकि जरमान भी लाउंज में बैठा साथ का इंतज़ार कर रहा था। जब साथ चाबी से दरवाज़ा खोलते घर में कदम रख गया, साथ की नज़र सामने उठी तो अपने लाउंज में जरमान को बैठा देख वो चौंका था पहले तो, लेकिन थोड़ी देर में आंखों में गुस्से की तपिश लिए वो उसकी तरफ बढ़ा तो जरमान भी उठ खड़ा हुआ। तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो? साद ने तेज़ आवाज़ में पूछा तो जरमान के माथे पर बल पड़े, शायद वो गलत समझ रहा था। देखिए मिस्टर साद, आपकी अम्मी का दोपहर को इंतकाल हो गया और ना आपका फ़ोन नंबर था मेरे पास और ना आपकी बीवी के पास, इसलिए मैं यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ आपका। जरमान ने साद के सर पर धमाका किया था। वो भागता हुआ कमरे में अंदर गया और माँ की लाश देखता उनका चेहरा थपथपाने लगा, लेकिन जवाब निदार अपनी माँ के गले लगते वो बुरी तरह रो दिया, जबकि हाला के भी आंसू नहीं थम रहे थे। जरमान उन्हें देखकर खामोशी से घर से चला गया। अगले दिन उनकी तदफीन के बाद सब लोग जा चुके थे, जबकि घर में सिर्फ हाला और साद बचे थे। साद के दिमाग में वो मंजर लहरा रहे थे जब उसने जरमान को अपने घर में देखा था। उसे शक था कि उसकी माँ को भी हाला नहीं मारा है दम घूंट कर। अचानक वो खड़ा हुआ और कमरे में गया जहाँ हाला बिस्तर पर बैठी हाथ में दवाई लिए खा रही थी। साद ने कदम बढ़ाए और उसे घसीटता हुआ बाहर लाने लगा, जबकि हाला उसकी हरकत पर घबरा गई। साद ने कदम बढ़ाए और उसे घसीटता हुआ बाहर लाने लगा, जबकि हाला उसकी हरकत पर घबरा गई। अचानक उसे क्या हुआ था? उसने तो कुछ भी नहीं किया था, फिर अचानक साद को क्या हुआ? साद आप क्या कर रहे हैं, छोड़े हमें। वो अपना हाथ छुड़वाने लगी तो साद ने झटके से उसे ज़मीन पर फेंका। वो अपने नफसियातीपन में ये तक भूल गया था कि उसके बच्चे की माँ है। हाला बुरी तरह से पेट पकड़े दर्द से चीखी तो साद पागलों की तरह किचन में कुछ तलाश करने लगा। साद क्या क्या कर रहे हैं आप? हमने कुछ नहीं किया साद, वो रोते हुए बोली तो साद उसके करीब आते उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई गैर मर्द को घर बुलाने की? हाँ, तू बदकिरदार लड़की मेरे पीछे मर्दों को घर बुलाती है, मैं तुझे आज जान से मार दूंगा। साद ने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा तो वो लुढ़क कर दूर गिरी। साद उठता फिर किचन में कुछ तलाश करने लगा। जब मखसूस चीज़ मिल जाने पर साद मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगा। साद ये क्या कर रहे हैं आप? उसके हाथ में मिट्टी के तेल की बोतल देख वो बुरी तरह चीखने लगी, लेकिन वो करीब आते उस पर तेल छिड़कने लगा। वो बुरी तरह से चीखने लगी। जब जरमान खान जो अपने फ्लैट में दाखिल हो रहा था किसी की चीख सुनते पलटा। सामने फ्लैट से चीखो पुकार सुनते वो दरवाजे के पास गया और दरवाज़ा बजाने लगा, लेकिन ना चीखें रुकी और ना ही किसी ने दरवाज़ा खोला। आवाज़ें बुलंद होते देख जरमान ने होल्डर से गन निकाली और दरवाज़ा तोड़ने लगा। जैसे ही दरवाज़ा खुला जरमान ने देखा साद अपनी बीवी के ऊपर कुछ छिड़क रहा था और पागलों की तरह हंस रहा था। जरमान ने जो खुशबू सूंघी तो मिट्टी के तेल की थी। भागा हुआ गया और साद को दूर फेंका हाला से। जरमान को आते देख साद मजीद पागल हुआ। ए तू क्यों आया यहाँ? जा यहाँ से, बीवी है ये मेरी। वो जरमान की तरफ बढ़ते हुए बोला तो जरमान ने उसके इरादे समझते गुस्से से उसके मुंह पे थप्पड़ दे मारा और वो दर्द से बिलबिलाया था। जाहिल इंसान, तो अपनी बीवी को जला रहा था, शर्म ना आई तुझे? जरमान ने एक घूंसा उसके पेट में मारा। वो तड़प उठा, जबकि हाला बुरी तरह से घबराते रोने लगी। अगर आज उसे या उसके बच्चे को कुछ हो जाता तो? वो बुरी तरह से रो दी। जरमान आगे बढ़कर हाला को सहारा देते उठाने लगा, लेकिन साद जो दूर पड़ा दर्द से करा रहा था। जरमान को हाला को छूते देख गुस्से से चीखा, तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तूने मेरी बीवी को छुआ? साद चीखा, लेकिन जरमान नज़रअंदाज करता उसे उठाने लगा, जिसे देख साद मजीद गुस्से में आया। माचिस हाथ में आते उसने एक नज़र जरमान और हाला को देखा और दूसरी नज़र माचिस को। फिर वो माचिस जलाता कि इतनी देर में साद के दिमाग में किसी ने गोली मारी थी और साद की आंखें फटी की फटी रह गई। वो सीधा ज़मीन पर जा गिरा। जरमान ने हैरान होते हाला को देखा, जिसके हाथ में उसकी गन थी और वो खुद बेतहाशा कांप रही थी।
साद चीखा लेकिन जरमान नज़रअंदाज करता उसे उठाने लगा, जिसे देख साद मजीद गुस्से में आया और माचिस हाथ में आते ही उसने एक नज़र जरमान और हाला को देखा और दूसरी नज़र माचिस को, और फिर वो माचिस जलाता कि उतनी देर में साद के दिमाग पर किसी ने गोली मारी। साद की आंखें फटी की फटी रह गईं, वो सीधा ज़मीन पर जा गिरा था। जरमान ने हैरान होते हाला को देखा, जिसके हाथ में उसकी गन थी और वो खुद बेतहाशा कांप रही थी, जबकि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये गोली उसने चलाई है। वो फटी फटी आंखों से सामने पड़े साद की लाश को देख रही थी और जरमान उसे, हाँ हमने मार दिया इसे, हमने मार दिया, हमने अपने शोहर को मार दिया, वो आंखें फाड़े बुड़बुड़ाते हुए बोल रही थी, जबकि जरमान खामोशी से उसके हाथ से गन थाम गया। जब उसी लम्हे हाला उसके हिसार में गिरती ज़मीन बोस हुई थी और बेहोश हो गई।